आज हम डिस्कस करेंगे इशूज इन असेसमेंट एंड पॉलिसी प्रोविजन यूनिट 4 पेपर 9। सो असेसमेंट एंड एवोल्यूशन का एक अलग से टॉपिक है हमारे पेपर 9 में, वो हमने डिस्कस किया हुआ है, वीडियो आपको प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। सो असेसमेंट क्या होता है? असेसमेंट एक टूल है एडुकेटर्स के लिए, टीचर्स के लिए, जो एवेलुएट करता है या मेजर्स करता है लर्निंग के प्रोग्रेस को, डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट्स का। सो असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम नॉलेज का, स्किल का या बच्चे का एटीट्यूड के बारे में टेस्ट करते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उस इंफॉर्मेशंस को अलग अलग तरीके से बच्चे की नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, उनकी एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को जज करने में हेल्प करते हैं। सो जो असेसमेंट है वो एक्चुअली में एक रोल प्ले करता है स्टूडेंट्स के लाइफ में बहुत ही बड़ा। हर तरीके से एक इंडिविजुअल को एक इंडिपेंडेंट बनाने में हेल्प करता है, लर्निंग करने में हेल्प करता है, फोकस कराता है डेवलपमेंट के लिए, और जजमेंट देता है, उसके परफॉर्मेंस एंड इम्प्रूवमेंट में हेल्प करता है। सो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव हो सकता है और समेटिव हो सकता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है कि स्टूडेंट का नॉलेज किस तरह से ग्रो कर रहा है और चेंज हो रहा है टाइम टू टाइम। लाइक हम उसको चेकआउट कर सकते हैं क्विजेस के थ्रू, डिबेट, क्वेश्चनर, ऐसे वर्कशीट्स के थ्रू, लैब रिसर्च एक्सेट्रा, और जो वीकली टेस्ट होता है, क्लास टेस्ट होता है, रिवीजन टेस्ट होता है, या सरप्राइज टेस्ट कभी कभी टीचर्स ले लेते हैं, तो वो आपका होगा फॉर्मेटिव में। नेक्स्ट होता है हमारा सबमेटिव असेसमेंट। सबमेटिव असेसमेंट एक ऐसा असेसमेंट होता है जो कि ओवरऑल एक सेशन के बाद एग्ज़ाम होते हैं, वो ओवरऑल परफॉर्मेंस के लिए हेल्पफुल होता है और फीडबैक एंड रिजल्ट ओरिएंटेड होता है। ये एक लर्निंग स्किल, एकेडमिक अचीवमेंट्स को प्रोवाइड कराता है। कोर्स सेमेस्टर के एंड में एग्ज़ाम होता है। जैसे हमारा यूनिट एग्ज़ाम हो गया, सेमेस्टर फाइनल प्रेजेंटेशन, आपका जो लास्ट में वाइवास वगैरह होता है, प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो ये आपका हो गया सबमेटिव असेसमेंट में। सो किसी ने बहुत खूब कहा है कि असेसमेंट इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन सेड बाय फैंटन। एलन ने कहा है असेसमेंट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ एम्पेरिकल डेटा ऑन स्टूडेंट्स लर्निंग टू डिफाइन प्रोग्राम एंड इम्प्रूव स्टूडेंट्स लर्निंग। सो ये रहा असेसमेंट की बात इंट्रोडक्शन के लिए। अब हम बात करेंगे करंट प्रैक्टिसेस कि आज के समय में क्या क्या प्रैक्टिसेस हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में चल रही है। जैसे ओवर एम्फेसिस ऑन समेटिव असेसमेंट। ओवर एम्फेसिस ऑन समेटिव असेसमेंट कहने का मतलब ये है कि सबमिटिव एग्ज़ाम्स होता है, जो मंथली एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या एंड एग्ज़ाम हो रहे हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है एज़ कम्पेयर टू बच्चे का डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट को लेकर के, उनके मेंटल ग्रोथ को लेकर के। सबमिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि बच्चे आज के टाइम पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड या रिजल्ट ओरिएंटेड ही बन गए। उनका जो डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट, वो थोड़ी सी लैक हो गई है। सो बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ करना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना सबमिटिव असेसमेंट्स पे, ये हमारा आज का करंट प्रैक्टिस है। इसके साथ जो हमारा मार्किंग, कि मार्किंग आज के टाइम में मार्किंग परसेंटेज, या फिर जो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया कि इसका परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो, घर में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, भाई बहन के बीच में कंपटीशन हो जाता है। तो ये सारा मार्किंग स्कीम्स भी आज के टाइम में करंट प्रैक्टिस में हमारा इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ हमारा एक रिज़ल्ट ओरिएंटेड कंपटीशन हो गया है, मोरल स्टैंडर्ड्स को लोअर कर दे रहा है, फैकल्टी क्वेश्चन पेपर्स को इंकरेज कर रहा है, गाइड्स और चीप नोट्स मार्केट है, बहुत सारे नोट्स, जाल पेपर्स, ये सब हमारे मार्केट में अवेलेबल है। रोट मेमोरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। या फिर रैंक सिस्टम्स, जो फर्स्ट है ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसको भी प्रमोट बहुत ज़्यादा किया जा रहा है आज के प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम में। सो ये हमारा ओवर एम्फेसिस ऑन समेटिव। सो इसके बहुत से ड्रॉबैक्स भी है हाई एंड एग्जामिनेशंस के लिए और पीरियोडिक एग्जाम्स। पीरियोडिक एग्जामिनेशंस होता है हमारा जो एक इंटरवल में हो रहा है, कुछ इंटरवल्स में हो रहा है, लाइक 1 वीक्स में, 2 वीक्स में या 1 मंथ्स में तुरंत तुरंत एग्ज़ाम हो रहा है, वो पीरियोडिक के अंदर आता है। और हाई एंड एग्ज़ाम होता है जो ईयरली 1 टाइम एग्ज़ाम होता है, वो हाई एंड एग्जामिनेशन होता है। इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी है। फर्स्ट कि बच्चे जो है वो रटंती विद्या में, रोट मेमोरी में बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। उनका एक जो फोकस होता है वो बहुत ज़्यादा रोट मेमोरी पे आ जाता है, उनकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाती है। बच्चे में स्ट्रेस और एंजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एकेडमिक सक्सेस उनके लिए बहुत ज़्यादा हेविली बर्डन हो जाती है कि मुझे फर्स्ट करना है, मुझे सेकंड करना है, मुझे थर्ड करना है, मैं फेल नहीं हो सकता, मेरा दोस्त इतना आगे बढ़ गया। सो कहते हैं ना कि आपने 3 इडियट में तो ये डायलॉग सुना ही होगा कि दोस्त मतलब कि
दोस्त पास कर जाता है तो अच्छा लगता है, पर दोस्त फर्स्ट हो जाता है तो लाइक समथिंग ऐसे ही और ज़्यादा बुरा लगता है। ऐसा ही कुछ डायलॉग हमने सुना होगा थ्री इडियट्स मूवी में। सो लाइक वैसा ही है कि हमारा दोस्त पास कर जाए ठीक है, पर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो बहुत बुरा लगता है। सो वही एकेडमिक सक्सेस बहुत ज़्यादा हेवी हो जाता है, रिजल्ट ओरिएंटेड इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है, चाहे स्कूल में हो चाहे घर में हो। सो ये सारा आपका ड्रॉबैक्स है या फिर कह सकते हैं क्रिटिसिक्स है या डिमेरिट्स है हमारे सबमिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। सो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, ओवर एम्फेसिस होता है हमारे सबमिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपको कंप्लीट नोट्स से मिलेगा, पूरे सिलेबस कवर्ड है इसमें। आप शुरू से एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। सो कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं सबमिटिव एग्जामिनेशन के ओवर एम्फेसिस करने पे। क्या होता है ओवर एम्फेसिस? बहुत ज़्यादा डिपेंड होना, बहुत ज़्यादा ध्यान देना सबमिटिव एग्जाम्स पे। तो इसमें क्या क्या परेशानियाँ हो। सो बच्चे जो है वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, उनका एफर्ट्स जो है स्टडी की तरफ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, फिर बहुत कम ही हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट लेस हो जाता है। रिफ्लेक्शन जो है उनका लेट हो जाता है, बच्चे टीचर समझ नहीं पाते हैं, उनके स्टूडेंट्स के हरकतों को, उनके बिहेवियर को वो समझने में उनको परेशानी होती है, फिर टाइम लग जाता है। सेशन के एंड में क्या होता है, बच्चे जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव, फियर और नर्वस में एनुअल एग्ज़ाम्स हैं, एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम्स है, बच्चे में बहुत ज़्यादा डर एनजाइटी हो जाती है, जिसके कारण वो बीमार भी पड़ जाते हैं, बहुत लोगों को फीवर भी आ जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, नेगेटिव इफेक्ट होता है स्टूडेंट्स पे। बिसाइड दैट टीचर का वर्क जो है करिकुलम से हट के, सिलेबस से हट के, उनका पूरा फोकस टेस्ट पर जाता है क्योंकि उनको सिलेबस कवर करना होता है। इससे वो ध्यान नहीं देते कि क्वालिटी एजुकेशन हो रही है कि नहीं हो रही है, बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस उनको सिलेबस कंप्लीट करना होता है और डिवीड होकर टेस्ट ओरिएंटेड बन जाते हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ना कह सकते हैं चाइल्ड सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की लर्निंग होने लगता है। उसके बाद जो एरर्स, कुछ एरर्स होते हैं सबमिट असेसमेंट में, जो स्टूडेंट का फोकस होता है वो डेविएट होना शुरू हो जाता है। बाइसिंग जो होती है, बाइसनेस्ड हो जाता है, जो डिजेबिलिटीज़ होती है, जो हाई ग्रुप के बच्चे होते हैं, मिडिल एज एवरेज ग्रुप के बच्चे होते हैं, तो उन तीनों के बीच में एक डिफरेंस आना शुरू हो जाता है। और ये डिफरेंस टीचर्स में भी कभी कभी हमको देखने के लिए मिल जाता है कि वो बायसनेस करने लगते हैं। ऑथेंटिसिटी होता है, सबमिटिव असेसमेंट में मेजर्स होते हैं रॉन्ग एक्सपेक्ट्स के लिए क्वेश्चंस, जो कुछ ऐसे तरीके से पूछे जाते हैं जो बच्चों को कभी कभी समझ में नहीं आता है, जिसके कारण बच्चे का जो एक सब्जेक्ट से जो जजमेंट होता है वो भी कभी कभी फेल हो जाता है। सो ये तो हमारा ओवर एम्फेसिस ऑन समेटिव असेसमेंट। नाउ विल चेक अबाउट ओवर एम्फेसिस ऑन मार्किंग। की मार्किंग स्कीम जो होता है, ग्रेड्स पॉइंट या परसेंटेज का जो बहुत ज़्यादा ध्यान देना ओवर एम्फेसिस होता है आपको मार्किंग्स में, वो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। सो आज का जो एजुकेशन प्रैक्टिस है वो बहुत ज़्यादा मार्किंग पे भी ध्यान देता है, जो कि ग्रेड्स पे फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा। ये ग्रेड सेंट्रिक हो जाता है, ग्रेड सेंट्रिक माइंड हो जाता है कि मुझे क्लास में सबसे टॉप करना है। एक घर में भी मैं जैसे मैंने बताया, घर में एक चीप कंपटीशन होना शुरू हो जाता है कजन्स के बीच में, कि पोजीशन सबको मैटर करने लगता है कि मुझे फर्स्ट पोजीशन होना, सेकंड पोजीशन होना है। तो एक सेटिस्फैक्शन जो होता है ना, एक लर्निंग, एक डीप लर्निंग, एक कॉन्सेप्ट लर्निंग होते हैं, वो हट करके एक ग्रेड ओरिएंटेड लर्निंग शुरू हो जाती है। सब बच्चे रटने लगते हैं, उनको बस एग्ज़ाम से मतलब होता है, जिसमें क्या होता है बच्चे का स्किल जो होता है वो डेवलपमेंट होता है, इम्प्रूवमेंट होता है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डेविएट होना शुरू हो जाता है और बच्चे एक रोट मेमोरी की तरफ या कोई कंपटीशन की तरफ पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडवर्स इफेक्ट ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस ऑन लर्नर, कि लर्नर्स के ऊपर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्या प्रभाव पड़ता है। सो पहला बात कि जो बच्चे हैं वो एक कंपटीशन तो हर जगह है, हर घर में, हर लोग के बीच। जब बड़े से नहीं बचे तो बच्चे कैसे बचेंगे? हर स्कूल, हर इंस्टीट्यूशंस, एग्ज़ाम्स, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कुछ ना कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं और कॉम्पिटिशन्स का साइड इफ़ेक्ट्स भी होता है। तो क्या इफ़ेक्ट्स होता है? बच्चे पढ़ते हैं कुछ जॉब पाने के लिए, अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, लेकिन ऐसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे अपने फैमिली से, अपने बिलोंगिंग से थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, अपने सिबलिंग से, अपने कज़न से भी डिस्टेंस मेंटेन कर लेते हैं। कभी कभी तो दो फ्रेंड्स के बीच भी जेलसी इंक्रीज़ होने लगती है, उनमें जो एक पीयर कोलैबोरेशन जो होता है वो डिक्रीज़ होना शुरू होता है। सो कुछ ऐसे एडवर्स इफेक्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लर्नर्स पे, वो है हमारा रोट
मेमोराइजेशन, जिसमें बच्चे जो हैं वो मेमोरी पे ज़्यादा ध्यान, रोट मेमोरी पे ज़्यादा ध्यान, रटंती विद्या पे ज़्यादा ध्यान देना, जिससे उनका क्रिटिकल थिंकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल उनका डेविएट हो जाता है या रिड्यूस हो जाता है। स्ट्रेस एंड एनजाइटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। नैरो लर्निंग फोकस हो जाता है। स्ट्रेस, एंजाइटी और प्रेशर मेंटल हेल्थ पे तो बच्चों का बहुत ज़्यादा पड़ता है। बच्चे दिन रात एक ही चीज़ पे लगे रहते हैं, सिर्फ बहुत ज़्यादा उनमें प्रेशर हो जाता है उनके मेंटल हेल्थ में, और डिस्ट्रप्शंस हो सकते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। सो these आर सम ऑफ द, कुछ में अनइक्वल रिसोर्सेज पे भी नहीं मिल पाता कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एजुकेशन सिस्टम पे क्या प्रभाव पड़ता है, एडवर्स इफेक्ट आपका एजुकेशन सिस्टम में। सो करिकुलम फोकस जो होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेगलेक्ट किया जाता है, स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट को भी नेगलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, इसमें स्किल और टैलेंट को थोड़ा डाइवर्स कर दिया जाता है। जिसमें कॉमर्शियल एग्जामिनेशन जो होते हैं, क्रिएटिव कोचिंग सेंटर्स, एजुकेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण क्या होता है बच्चों को फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि हर जगह एजुकेशन जो है वो एक तरह से मार्केट ही बन गया है, एक तरह से बिजनेस बन गया है लोगों के लिए। सो एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। एग्ज़ाम सेंट्रिक बन गया, टीचिंग मेथड जो भी होता है वो एग्ज़ाम्स फोकस्ड के लिए होता है, ना कि आपका बच्चों के फ्यूचर के लिए, उनके करियर ग्रोथ के लिए, फिर इंडिविजुअल के ग्रोथ के लिए। नेक्स्ट जो है सोसाइटी पे क्या अफेक्ट करता है, जो सोसाइटी में आप देख सकते हो हमारे घर पे ही, घर से सोसाइटी बनती है भाई, घर में इतने सारे लोग होते हैं, लोगों के बीच में सोशलाइजेशन होता है किसी बच्चे का, तो बच्चे को बड़े ही बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो, तुम्हारा भाई ये पढ़ रहा है, तुम्हारा दोस्त इतना अच्छा नंबर ला रहा है। तो ये घर से शुरू होता है, आपका कंपटीशन का इन्वायरमेंट शुरू हो जाता है। एकेडमिक सक्सेस इतना ज़्यादा आपके लिए हेवी हो जाता है कि उसके आगे कुछ भी नज़र नहीं आता है। घर में लोग भी बोलते हैं कि अगर बच्चे अच्छे नंबर लाओगे तो तुमको ये देंगे वो देंगे। सो कहीं ना कहीं आपका एक जो अब ऊपर उठने का जो तरीका होता है एक नेचुरल, वो कहीं ना कहीं डेविएट हो जाता है, और एक डिस्पैरिटीज़ लोगों के बीच में इंक्लूड हो जाता है। फैमिलीज़ पे फाइनेंशियल बर्डन्स भी आ जाती है, स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पे होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट या ओवरऑल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, कल्चर ऑफ केयरिंग एंड कैरेक्टर जो होता है वो कहीं ना कहीं दब जाता है। जो एक करियर डाइवर्सिटी होता है वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाती है, क्योंकि बच्चों के ऊपर प्रेशर हो जाता है कि तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तो बच्चे का खुद का चॉइस भी डेविएट हो जाता है। तो ये आपको सोसाइटी के लिए आपका एडवर्स इफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक एजुकेशन सिस्टम और सोसाइटी क्या होती है। सो सोसाइटी पे एजुकेशन का क्या प्रभाव पड़ता है और एजुकेशन का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है, वो हम देखेंगे इस टॉपिक पे। सो एजुकेशन जो है हमारा एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है एडुकेयर, एडुकेटम एंड एडुशेयर, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेमेस्टर 1 में। इसका मतलब होता है टू ब्रिंग आउट, एक्ट ऑफ टीचिंग एंड ट्रेनिंग एंड टू ड्रॉ आउट रिस्पेक्टिवली, अलग अलग सबके लिए। सो कुछ डेफिनेशंस हैं। बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड डेवलपमेंट of a best in a child's and man body, mind and spirit by Mahatma Gandhi. Education is a manifestation of perfection already present in a man, स्वामी विवेकानंद। कुछ सोसाइटी के बारे में भी आप डेफिनेशन देख सकते हैं। सोसाइटी इज अ वेव ऑफ सोशल रिलेशनशिप एंड इज ऑलवेज चेंजिंग, ये बोल रहे हैं मैकवेलर एंड पेज के द्वारा। सो सोसाइटी का प्रभाव क्या पड़ता है एजुकेशन पे। सो हमारा जो समाज है वो प्राचीन, बहुत ही पुराना समाज है, जो एंशियंट टाइम से, वैदिक काल से हमारा आते चला आ रहा है। वैदिक आया, फिर मेडिवल एज आया, बुद्धा का समय आया, मुस्लिम राज्य आया, फिर ब्रिटिश आया, और अभी मॉडर्न एजुकेशन चल रहा है। सो हर टाइम जितने बार भी समाज में बदलाव हुई है, एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा ही है। पहले था लोग कहीं भी पढ़ लेते थे। पहले के जो टीचर्स होते थे वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड होते थे, मोरल वैल्यूज़ को कैरी करते थे, और बच्चे भी कैरी करते थे। आसमान के नीचे कहीं भी वो शिक्षा ग्रहण करने में संकोच नहीं करते, स्पिरिचुअल था। फिर निर्वाणा बुद्ध के समय में आपका साल्वेशन आ गया। फिर मुस्लिम समाज में मुस्लिम के लिए अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेजेस का डेवलपमेंट हुआ, एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ। तो समाज का स्ट्रक्चर और आइडियल्स हमेशा इन्फ्लुएंस होते रहता है, एजुकेशन बदलते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पॉलिटिकल कंडीशन एंड पार्टीज। नए नए जो भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज हमारे पास आती हैं, नई सरकार बनती हैं, वो भी अपना नया नया एजुकेशन सिस्टम लाती हैं, जो कि आपका सोसाइटी पर प्रभाव डालता है। जैसे आप देख सकते हो कुछ राइट टू एजुकेशन, ये हमारी सोसाइटी पर कितना प्रभाव डालता है। हर बच्ची को अधिकार है शिक्षा का। फिर सर्व शिक्षा अभियान आपका जो एजुकेशन प्रमोट करता है सबके लिए। मिड डे मील स्कीम, ये से कुछ ऐसे एजुकेशंस है जो सोसाइटी पर प्रभाव डालते ही हैं।
नेक्स्ट है हमारे एजुकेशन से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ता है। कोई भी एक व्यक्ति, इंडिविजुअल पर्सन अगर पढ़ते हैं, अगर समाज में अच्छे पढ़े लिखे लोग रहेंगे, पढ़े लिखे नागरिक रहेंगे, तो समाज की तरक्की होना निश्चित है। देश का भला, कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो कंफर्म होना ही होना है। सो सोशल चेंज, फीमेल का एजुकेशन होते हैं, माइनर या सब ग्रुप जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, अगर वो अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छे से जॉब लेंगे, तो समाज की तरक्की होगी ही होगी। सोशल रिफॉर्म्स भी बहुत सारे ऐसे आए हुए हैं, सर्व शिक्षा अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बहुत सारे ऐसे स्कीम्स भी है जो सोसाइटी, जो एजुकेशन के कारण सोसाइटी पे प्रभाव डालता है। बच्चे का सोशलाइजेशन जो है, समाजीकरण जो है बच्चों का बहुत अच्छा होगा। सोशल फीलिंग, ब्रदरहुड की भावना, देश प्रेम की भावना जागृत होगी अगर लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अपने धरोहर को बचा के रखने की भावना भी सोसाइटी में, अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे तो समाज में बड़े परिवर्तन होगा ही होगा। तो कुछ ऐसे करंट इश्यूज भी है एजुकेशन सिस्टम पे हमारे इंडिया का, देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मार्किंग एंड ग्रेडिंग में क्या डिफरेंस है। मार्क और ग्रेड में क्या डिफरेंस है। ग्रेड जो होता है वो अल्फान्यूमेरिक होता है, ABC में हम देखते हैं अल्फ़ाबेट में होता है, और मार्किंग जो होता है वो न्यूमेरिकल्स होता है। 82%, 83% जो आजकल के जो रिजल्ट होते हैं उसमें मार्क्स और ग्रेड दोनों ही होते हैं। सो ये मार्किंग जो है वो आपको एकेडमिक एस्पेक्ट्स के लिए होता है, और ग्रेडिंग जो होता है वो नॉन एकेडमिक एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। इसका मेरिट मार्किंग का ये है कि डिटेल फीडबैक, जो भी फीडबैक होता है वो अच्छे से प्रोवाइड करता है कि हाँ इस बच्चे ने इतना परसेंटेज लाया है। और अब ग्रेड में वो पता नहीं चल पाता है कि हाँ ये अच्छा है तो इसका भी ए है, और जो जो थोड़ा सा भी अच्छा है उनका भी ए पॉइंट है। तो दोनों में डिफरेंस ये हो गया। डिमेरिट की बात करें तो टाइम कंज्यूमिंग है, किसी को फीडबैक देना या किसी एक नंबर को कैलकुलेट करके परसेंटेज फाइंड आउट करना, मार्क में बैठाना, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है और लेंथी प्रोसेस भी हो सकता है। जो कि ग्रेड में आपका एक तो प्रॉपर होता है कि इतना से इतना के बीच में आएगा तो वो ए ग्रेड में है, और इतना से इतना आएगा तो वो बी ग्रेड में है। सो ये डिफरेंस हमारा मार्किंग और ग्रेडिंग में आ गया। नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिविटी वेस सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं कुछ, और कुछ होता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव जो होता है डिस्क्रिप्टिव होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, एक्सप्लेन करना होता है। इसमें जो भी होते हैं हम अपने मन से अपने तरीके से लिख सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं होता है, अपने हिसाब से इसमें कुछ भी हम बना के लिख सकते हैं। सो सब्जेक्टिविटी होते हैं, और ऑब्जेक्टिविटी होता है जिसमें यस नो, हाँ ना, या मतलब एक लाइन में आंसर्स, मतलब कि एक मल्टीपल चॉइस में टाइप में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। सो ये एक वेरीफाइड फैक्ट्स में होता है कि इंडिपेंडेंस डे कब हुआ, तो 1947, ये कंफर्म आंसर है कि 1947 इसका आंसर होगा। पर सब्जेक्टिविटी में हो सकता है कि एक इंडिपेंडेंट राइट शॉर्ट नोट ऑन इंडिपेंडेंस डे, तो हमको पूरा इसके बारे में, इंडिपेंडेंस डे के 1947 के बारे में पूरा एक्सप्लेन डिटेल करना पड़ेगा। ये हमारा सब्जेक्टिविटी है। सो मेरिट की बात करिए, इसमें एक्यूरेसी होती है ऑब्जेक्टिविटी में, रिलायबिलिटी होती है, और इसकी बात करें सब्जेक्टिविटी की तो पर्सनल पर्सपेक्टिव पे बेस्ड होती है, इमोशनल कनेक्शन होता है कि अपने आप को मिला करके, अपने कनेक्ट करके इसको हम लिख सकते हैं। कंटेंट का लैक होता है आपका ऑब्जेक्टिविटी में, इमोशन लेस होता है और इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। सब्जेक्टिविटी में बायस होता है, कंसिस्टेंसी की लैक होती है और मिस इंटरप्रिटेशन होता है, मतलब कि कुछ भी हम लिख के बना के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड। ये भी टाइप ऑफ एग्जामिनेशन ही है, जो कि ओपन एंडेड जो होता है ये फ्री आंसर्स होते हैं। फ्री आंसर होता है इसमें व्हाट, हाउ, वेयर के आराम से क्वेश्चन आता है, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, क्या नाम है आपका। सो माय नेम इज़ आकांक्षा। सो और लिमिट एक आंसरेबल होता है, ठीक है, क्वालिटेटिव होता है, लॉन्गर टाइम लगता है इसको गैदर करने के लिए इन्फॉर्मेशन है। क्लोज एंडेड होता है, लिमिटेड होता है, इसमें MCQs या येस नो में आंसर्स हम दे सकते हैं, शॉर्ट टाइम लगता है इसमें। इसमें आप मेरिट डिमेरिट आप इसका ऐड कर सकते हो। फोटो आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो पसंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम हमेशा मिलते रहेंगे अच्छी अच्छी वीडियोज़ एंड कंटेंट के साथ BEd नोट्स की। नेक्स्ट है हमारा नन यूज़ ऑफ डाइवर्स मेथड एंड टूल्स फॉर एक्सेसिंग डाइवर्स लर्नर। फर्स्ट ऑफ ऑल डाइवर्स मेथड यूज़ करना टीचिंग मेथड में डाइवर्स तरीके से, मतलब अलग अलग तरीके से टीचिंग मेथड्स को यूज़ करना बहुत ही कंपलसरी होता है, क्योंकि एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं बच्चों में। हर बच्चे को एक तरीके से पढ़ाना उनको पसंद नहीं आता। कुछ बच्चे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, कुछ होते हैं कि थोड़ा सा लैक होते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता, उनको देर से समझ में आता है। तो एक अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो इस टॉपिक का मतलब होता है कि नन यूज़, अगर हम डाइवर्स मेथड का यूज़ नहीं करते हैं तो क्या होता है, ठीक है, और क्या क्या ऐसे टूल्स हैं इसमें हम एक्सेस कर सकते हैं डाइवर्स लर्नर के लिए। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल, डाइवर्स मेथड असेसमेंट के लिए क्या होता है, ग्रुप असेसमेंट हम करा सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट करा सकते हैं, पीयर असेसमेंट करा सकते हैं और इंडिविजुअल असेसमेंट करा सकते हैं। टूल्स क्या क्या होते हैं इसमें, ऑब्जर्वेशन हो सकता है, इंटरव्यू के थ्रू भी हम बच्चे का एक्सेस कर सकते हैं, लर्निंग एक्सेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू कर सकते हैं, बच्चे का सेल्फ रिकॉर्ड हम ले सकते हैं, चेकलिस्ट बना सकते हैं कि बच्चे किस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छे है, किस चीज़ में बहुत ज़्यादा ख़राब है, फ्लैक्सिबिलिटी सेटिंग होता है, कहीं बैठो कहीं भी पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लाइक जो भी कोलैबोरेटिव स्टडी होती है। सो लैक ऑफ डाइवर्स मेथड के लैक को और टूल्स जो डाइवर्स लर्नर के लिए एजुकेशन एक्सपीरियंस को हैंडल करता है, बहुत से ऐसे तरीके हैं। सारे सारे जो लर्नर्स होते हैं वो एक तरीके के मेथड को पसंद नहीं करते, इसलिए अलग अलग तरीके का हमको यूज़ करना होता है, लर्निंग स्टाइल्स का यूज़ करना होता है बच्चे को समझाने के लिए। ये टीचर्स को ध्यान देना होता है कि हर बच्चे को उनकी पढ़ाई समझ में आए, हर तरीके का उनको नॉलेज हो, तो ये एजुकेटर पे डिपेंड करता है, डाइवर्सिटी यूज़ इस्तेमाल करें। सो नेक्स्ट है हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स एंड नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। हमारा टॉपिक है रिलेटिव नेग्लेक्ट ऑफ नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स। ये हमारे जनरली स्कूल्स में होता है। रिलेटिव नेग्लेक्ट मतलब होता है कि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नेग्लिजेंसी हो रही है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स को फॉलो करने के लिए स्कूल्स में या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स क्या होता है, मतलब कॉग्निटिव इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स, जो किसी स्किल डेवलपमेंट आपका जो बच्चे का हो रहा है, ठीक है, नॉलेज इन्हांसमेंट हो रहा है, इंटेलिजेंसी होता है, एवोल्यूशन हो रहा है, ये सारा आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में आते हैं। और नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स मतलब इमोशनलनेस, इमोशन मैच्योरिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स, आप दो लोग के आपस के बीच में कैसे बातें हो रही, बिहेवियर, वर्बल नॉन वर्बल, रीडिंग राइटिंग स्किल्स, ये सब का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो आपका आता है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में। सो आज के टाइम में क्या हो रहा है, बच्चों को स्कूल में कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स पे ध्यान दिया जा रहा है, पर नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है हमारा, उस पर ध्यान कहीं ना कहीं थोड़ा कम में दिया जा रहा है। तो वो पूछ रहा है कि ये क्यों हो रहा है। तो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स का एग्जांपल आप देख सकते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन, फोकस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब कहीं ना कहीं आपका यूज़ स्कूल में थोड़ा बहुत हिंडर हो रहा है। सो बच्चे स्कूल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा टेस्ट पे ध्यान दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा एकेडमिक स्टफ्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, टेस्ट ओरिएंटेड हो गया, सिलेबस कवर करना है, सिलेबस ओरिएंटेड बन गए, चाइल्ड सेंटर्ड से टीचर सेंटर्ड की ओर चला जा रहा है। हर तरीके से मतलब सिलेबस कवर करना है, बच्चे को बस पढ़ाना है, निकाल देना है, एग्ज़ाम देना है, नेक्स्ट क्लास प्रमोट कर देना है। पर उनकी जो एक्चुअल में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो किस हद तक अपने अपने आप को इंट्रोडक्शन कर पा रहे हैं, ये सब कहीं ना कहीं उनका लैक हो रहा है स्कूल्स पे। इस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। सो ये हमारा है नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स ऑफ। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इमर्जिंग प्रैक्टिसेस एंड असेसमेंट। कुछ असेसमेंट में अभी के समय में नए नए प्रैक्टिसेस आ रहे हैं, जो कि हमारा है ऑनलाइन असेसमेंट एंड पार्टिसिपेटरी असेसमेंट। तो ऑनलाइन असेसमेंट क्या, ऐसा असेसमेंट जो फुल्ली ऑनलाइन हो रहा है, जिसमें टाइम मैनेज हो रहा है हमारा, ठीक है, फीडबैक भी अच्छा खासा मिल रहा है, स्टूडेंट का प्रोग्रेस भी मिल जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू हम बच्चे पर, जैसे कोविड के समय में आप देख सकते हैं, कोविड के समय हर चीज़ ऑनलाइन असेसमेंट हो गया था, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स बन, गूगल मीट, जूम, हर तरफ क्लासेस, माइक्रोसॉफ्ट के भी टूल्स है, मतलब एप्लीकेशन है, वहाँ भी क्लासेस हो रहे हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन क्लासेस हो रहे थे, टेस्ट, एग्जामिनेशन, प्रोजेक्ट, फाइल्स, हर चीज़ ऑनलाइन हो रही थी। इसमें टाइम बच रहा था, कॉस्ट बच रहा था, बच्चे जहाँ बैठे अपनी जगह पे बैठ कर आराम से पढ़ ले रहे हैं। तो देखिए इसका मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी है। डिमेरिट्स ये है कि टेक्निकल इश्यूज़ भी हो रहा है बहुत लोगों को, सबके पास टेक्निकल इश्यूज़ था, नेटवर्क इश्यूज़ हो रहे थे, सबके पास मोबाइल फ़ोन्स नहीं था, लैपटॉप्स नहीं था, तो ये आपके इश्यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट हमारा पार्टिसिपेटरी असेसमेंट। पार्टिसिपेटरी असेसमेंट, इसमें ऐसा असेसमेंट इसमें हर कोई पार्टिसिपेट करे, स्टेक होल्डर्स लाइक स्टूडेंट, टीचर, पेरेंट्स, एक कम्युनिटी, हर कोई असेसमेंट में अपना अपना योगदान दे रहा है। बच्चे और टीचर्स में एक अच्छा रिलेशन बन रहा है, टीचर और मैनेजमेंट में एक अच्छा रिलेशन बन रहा है, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के बीच में, या पेरेंट्स और टीचर और मैनेजमेंट के बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन हो रहा है, पार्टिसिपेटरी हो रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक असेसमेंट के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, वो हमारा होता है पार्टिसिपेटरी असेसमेंट। इसमें एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है इन सब के बीच में, कि आउटकम्स क्या आ रहा है, क्या मेथड पढ़ाई हो रहा है, स्कूल्स में क्या हो रहा है, इंस्टीट्यूशंस में क्या हो रहा है, बच्चे कितना इम्प्रूवमेंट हो रही है, नहीं हो रही है, ये सब चीज़ का ध्यान एक दूसरे पे सब कुछ देते हैं, वो हमारा है पार्टिसिपेटरी असेसमेंट। इसको हम बोल सकते हैं कि ऑफलाइन क्राइटेरिया, ऑनलाइन भी हो चीज़ें हो सकती है। तो मेरिट क्या है इसका, कि इंक्रीज इंगेजमेंट जो है, मतलब लोगों का इंगेजमेंट इंक्रीज़ हो रहा है,
ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस मेंटेन है, लेकिन हाँ टाइम कंज्यूमिंग भी है। कभी कभी वाइस कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकता है कि पेरेंट्स के बीच में या टीचर्स के बीच में या मैनेजमेंट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स या बायसनेस भी हो सकते हैं। वो है 1986 एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। एनपीई 1986 जो एक लैंडमार्क है, एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है एजुकेशन के कमियों को सुधारने के लिए। एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी कमियां थी, उसे सुधारने के लिए, उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए एनपीई 1986 बनाया गया था। उस समय की जो सरकार थी वो राजीव गांधी की सरकार थी। उनका जो मेन कहना था, एक स्पेशल एम्फेसिस ऑन द रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज एंड इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी फॉर वुमेन ST SC। उनका जो राजीव गांधी का कहना था कि जो भी डिस्पैरिटीज़ हो रही है उसको ख़त्म करना है, स्पेशल एजुकेशन ST SC और वुमेन्स को एक अच्छा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना है, रूरल एजुकेशन पे प्रमोट करना है। उन्होंने 6% GDP का एजुकेशन पे उन्होंने स्पेंड करना पसंद किया था। उसके बाद इसको सुधार करके 1992 में NPE बनाया गया था। 1986 का जो NPE था उसको ही सुधार करके 1992 में NPE बनाया गया था। उस समय के जो सरकार थे PV नरसिम्हा राव जी की सरकार में बनाया गया था। उसके रिकमेंडेशंस क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। इनका जो रिकमेंडेशंस था कि सबको शिक्षा का अधिकार है। 6 to 14 एज ग्रुप के जो भी बच्चे हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। नेक्स्ट है हमारा एडल्ट एजुकेशन, क्वालिटी इंप्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन टू ऑल लेवल्स, टीचर ट्रेनिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वोकेशनलाइजेशन एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट ऑफ स्टूडेंट, करिकुलर रिन्यूएबल होलिस्टिक अप्रोच इंक्लूडिंग मोरल एंड मोरल वैल्यूज बेस्ड, इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस टू ऑल, प्रमोशन ऑफ कल्चर एंड हेरिटेज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, public private partnership to enhance quality of education through collaboration, female education, ST ST, रूरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपका इंक्लूड हो जाता है आपका रिकमेंडेशंस में। कुछ डिमेरिट्स भी हैं इसके कि ओवरऑल ये जो पॉलिसी है बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट हो गई थी, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस भी फेस करना पड़ा था इनको। फाइनेंशियल बर्डन, इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट, रूरल डेवलपमेंट में रूरल जो रिमोट एरिया या फिर रूरल एरिया वहाँ पे सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा था। स्किल डेवलपमेंट, हायर एजुकेशन पे फोकस बहुत कम किया गया था और एग्जामिनेशन पे फोकस ज़्यादा किया गया था। उसको ही सुधार करके 1992 में NPE बनाया गया था। इसका जो रिकमेंडेशंस था सेम था कि सबको एजुकेशन मिलना चाहिए, जो भी कमियां आपकी 1986 में हुई थी उसको फुलफिल करना है, एक्सेस करना है, क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना है, टीचर का ट्रेनिंग करना है, स्किल डेवलपमेंट कराना है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट कराना है, टेक्नोलॉजी एंड साइंस का इम्प्रूवमेंट कराना है, लैंग्वेज एंड कल्चर का पार्टिसिपेशन कराना है। इसमें एंड में हम कंक्लूजन्स, मेरिट्स, डिमेरिट ऐड कर कंक्लूजन ऐड करके हम इस टॉपिक को क्लोज कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा RCFCE एक्ट 2009, जिसको हम RTE एक्ट 2009 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, और वी कैन से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ये एक सेंट्रल लेजिस्लेशन का एक्ट, इसमें बोला गया कि सारे बच्चे को अधिकार है 6 से 14 साल की जितनी उम्र के बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी जाए। 21A आर्टिकल के अंडर में 86 अमेंडमेंट में आपको इसको दिया जाएगा। जितने भी स्कूल कमेटी है, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट स्कूल है, प्राइवेट स्कूल्स में, हर जगह में इसको लागू किया गया था। प्राइवेट स्कूल्स को एटलीस्ट 25% चिल्ड्रंस को इनरोल करना था विदाउट एनी फाइन फी अपने स्कूल्स में, और गवर्नमेंट स्कूल्स में तो करना था ही। इसका जो मेन फीचर था, फीचर्स बहुत जरूरी, एम्स एंड फीचर एंड ऑब्जेक्टिव इसमें ऐड कर सकते हो। तो इनका मेन फीचर था फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 to 14 एज। उसके बाद जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको एक्सपेल नहीं कर सकते हो अनलेस एंड अनटिल वो जब तक 10th मतलब 8+ ना हो जाए, आपको एक्सपेल नहीं करना है। ड्रॉप आउट्स रेट जो था बहुत ज़्यादा था 9th and 10th में क्लास। अगर जो बच्चे एडमिशन नहीं लेते, 6+ एज के बच्चे हो गए, एडमिशन नहीं लेते हैं स्कूल्स में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी इंस्टीट्यूशन में, तो बच्चे अपने एज प्रूफ के अकॉर्डिंग, अपने एज के अकॉर्डिंग वो किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हैं। या फिर अगर वो नहीं लेते किसी सर्कमस्टांसेस या किसी केसेस में, तो उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जा सकती है। इंफ्रास्ट्रक्चर हर 3 साल में आपको मेंटेन करना है, अदरवाइज रिकॉग्निशन जो है स्कूल का या इंस्टीट्यूशन का वो कैंसिल हो जाएगा। फाइनेंशियल बर्डन जो है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में शेयर की जाएगी।
जो भी बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे उनको सर्टिफिकेट दी जाएगी। 25% सीट रिजर्वेशन रहेगा EWS के लिए हर स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में जनरली। तो अब इसका मेरिट्स एंड डिमेरिट्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप देख सकते हो क्या क्या इसकी खासियत और डिमेरिट्स है, और लास्ट में आप कंक्लूजन दे करके टॉपिक को एंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है नॉन डिटेंशन पॉलिसी। ये भी आपका RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 जो आया था उसके साथ ही ये पॉलिसी आया था, नॉन डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसीज को बोला जाता है। इसका मतलब ये होते हैं कि जो भी बच्चे एडमिशन ले रहे 6 to 14 ईयर एज ग्रुप में, यानी 1 to 10 प्राइमरी से 8 क्लास के जो भी बच्चे हैं उनको एनी हाउ हमको फेल नहीं करना है, विदाउट एग्ज़ाम उनको क्लास प्रमोट कर देना है। ये इसका मेन रीज़न यही था, मेन फीचर इसका यही था इस पॉलिसी का कि विदाउट एग्ज़ाम, मैंने एग्ज़ाम बच्चे इसमें नहीं देंगे, CCE मतलब कुछ एक्टिविटीज़ के थ्रू, कुछ प्रोजेक्ट वर्क के थ्रू, कुछ प्रेजेंटेशंस के थ्रू वो उनको क्लास प्रमोट कर दिया जाएगा, जिसके कारण क्या होता है, ड्रॉप आउट रेट्स 9th-10th में बहुत ज़्यादा हो गया, बच्चे फेल करना शुरू कर दिए, उनका जो इंटरेस्ट था वो कहीं ना कहीं डाउन हो गया, बच्चे मिसबिहेव पे उतर गए, तो उनको पता था कि उनको फेल होना नहीं है, तो बच्चे जो है वो इंटरेस्ट लेस हो गया था पढ़ाई करने के लिए, टीचर्स का बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था क्योंकि बच्चे उनको समझते नहीं थे, उनके बात को सुनते नहीं थे, कोऑपरेशन जो था, एक अंडरस्टैंडिंग टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप मेंटेन था वो ख़राब हो गई थी। इस कारण नॉन डिटेंशन पॉलिसी को बहुत सारे स्टेट्स ने खारिज कर दिया, रिमूव करने के लिए आवेदन इशू प्रमोट किया। सो इसका इम्प्लिकेशंस ये है असेसमेंट क्वालिटी लर्निंग के लिए कि बहुत ख़राब क्वालिटी लर्निंग था, बच्चे बिल्कुल पढ़ना पसंद नहीं करते, मिसबिहेवियर बहुत ज़्यादा हो गया था, डिफ़िकल्टी होती थी टीचर्स को बच्चे को हैंडल करने, क्लासरूम मैनेजमेंट में बहुत हेल्प कर रहा था, CCE आ गया था इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल एग्जाम्स। सो ये था हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ असेसमेंट एंड क्वालिटी लर्निंग। आई होप वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।